मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विगत 3-4 दिनों में भीषण गर्मी की वजह से मैं वीडियो बनाने में असमर्थ रहा। इसके लिए मुझे हृदय से खेद है। आज पेशवा का हम पाठ संपूर्ण पेशवा नामक शीर्षक से जो हमने श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला का आज 6वां अंक है, यानी पार्ट 6 है। हम इससे पूर्व की श्रृंखला में आपको पार्ट 6 के अंतर्गत तो हमने लिया है बालाजी बाजीराव द्वितीय को, और इससे पूर्व की श्रृंखला में हमने आपको बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव के विषय में बताया। क्योंकि गर्मी अत्यधिक है और इस समय भी जब मैं आपके लिए रात्रि के 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो उस स्थिति में गर्मी की भीषणता को देखते हुए वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन आपसे क्योंकि हृदय से प्रेम है, इसलिए मैं यह कार्य करने में लगा हूँ। क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे इस कार्य को करने के लिए विवश करता है, वो ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हम इस वीडियो को बनाने में लगे हैं। आज हम डायरेक्ट बोर्ड पर पहुंचेंगे, क्योंकि व्याख्या करने के लिए विशेष गर्मी है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। इसलिए हम डायरेक्ट बोर्ड पर पहुंचेंगे। बोर्ड पे आपको शीर्षक दिख रहा होगा बालाजी बाजीराव द्वितीय। बालाजी बाजीराव द्वितीय असल में बालाजी बाजीराव फर्स्ट के पुत्र थे। हमारे यहाँ पर कहावत कही जाती है कि जैसे जाके माता पिता तैसे ताके पूत। बालाजी बाजीराव द्वितीय भी अपने श्रेष्ठ पिता बालाजी बाजीराव फर्स्ट की तरह ही श्रेष्ठ थे। इसलिए साहू जी महाराज ने इनको क्या कर दिया, पेशवा बना दिया। इनके पेशवा बनते ही जो मराठा सरदार थे, जिनमें राघोबा भी थे, यानी रघुनाथ भोसले भी थे, ये बालाजी बाजीराव द्वितीय से प्रतिद्वंद्विता मानने लगे। क्योंकि रघुनाथ राव भोसले साहू जी के रिश्तेदार थे, इसलिए पेशवा तो नहीं बन पाए। पेशवा तो बालाजी बाजीराव द्वितीय ही बने, लेकिन इनको जो है सेना नायक बना दिया गया। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से बालाजी बाजीराव द्वितीय से प्रतिद्वंद्विता रखते थे। उसके बाद हम देखें तो पाते हैं कि पेशवा और रघुजी भोसले के संबंधों को हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन पेशवा वर्सेस रघुजी भोसले हैं आज छत्रपति साहू का निकट संबंधी, और सेना नायक रघुजी भोसले बाजीराव द्वितीय का प्रतिद्वंदी था, और यह बाजीराव द्वितीय से ईर्ष्या भी करता था। इधर बंगाल में अलीवर्दी खां पहुंच गए थे। लेटर मुगल में इन्होंने बंगाल को स्वतंत्र कर दिया था। 3 करोड़ रुपया जो है मुगल बादशाह को दे दिया था और बंगाल में स्वतंत्र शासन कर रखा था। तो अलीवर्दी खां को रघुजी भोसले ने बार बार आक्रमण करके परेशान किया, तो अलीवर्दी खां परेशान वास्तविकता में हो गया। अब वो रघुजी भोसले को शांत करने के प्रयास ढूंढने लगा। इस शांति के प्रयास में उसने
अलीवर्दी खान ने रघुजी भोंसले को चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार दे दिया और उनको उड़ीसा प्रांत पूरा का पूरा दे दिया जो वर्तमान में है। इससे रघुजी भोंसले थोड़े समय के लिए शांत हुए। यही अलीवर्दी खान वही व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के विषय में कहा था कि अंग्रेज एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, यदि इनको हम छेड़ेंगे नहीं तो ये शहद देंगे और छेड़ेंगे तो काट काट कर मार डालेंगे। यही अलीवर्दी खान था। तो रघुजी भोंसले ने बंगाल पर आक्रमण करके वहां के शासक अलीवर्दी खान से भी चौथ वसूली की, क्योंकि रघुजी भोंसले की पेशवा के ऊपर कुछ नहीं चली थी, इसलिए ऐसा हुआ था। और ये एक लालची किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि रघुजी भोंसले बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था। जब पेशवा नहीं बन पाया तो उसने बंगाल पर कई बार आक्रमण किया और अलीवर्दी खान भी इससे परेशान हो गया और अलीवर्दी खान ने रघुजी से छुटकारा पाने के लिए अपना उड़ीसा का राज्य रघुजी भोंसले को दे दिया। इधर मराठा एक एक करके दिग्विजय प्राप्त करते जा रहे थे। इनका साम्राज्य का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। इस समय तक मराठा साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य हो गया। क्योंकि रघुजी भोंसले को अलीवर्दी खान ने उड़ीसा का प्रांत दे दिया था और चौथ तथा सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दे दिया था, इस वजह से रघुजी भोंसले ठंडे हो गए। लेकिन थोड़ी दिनों बाद बंगाल को अंग्रेज मिल रहे थे, अतः बंगाल में पुनः अशांति और अस्थिरता आने वाली थी। लेकिन अंग्रेजों से पहले हम पाते हैं रघुजी भोंसले और पेशवा बाजीराव द्वितीय का संघर्ष हो जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कई बार रघुजी भोंसले को परास्त किया, क्योंकि हम स्टार्टिंग में आपको बता चुके हैं कि रघुजी भोंसले छत्रपति साहू का निकट संबंधी था। इसलिए छत्रपति साहू ने उसमें हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद दोनों में शांति करा दी और मराठा राज्य में इनके आपस में लड़ाई से, यानी इनके आपस में संघर्ष से जो मामले अशांति में बदल लेते वो भी शांत हो गए। लेकिन इनके मन में प्रतिद्वंद्विता फिर भी रही, और जब प्रतिद्वंद्विता रही तो उस प्रतिद्वंद्विता का परिणाम यह हुआ कि ये बाद में भी लड़े, जिसकी वजह से साहू जी महाराज को पुनः एक बार इनके बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा था। अब इसके बाद में हम देखें तो इससे मराठा राज्य में अशांति व्याप्त हुई और पुनः साहू जी ने हस्तक्षेप कर दिया था। पेशवा और राजपूत संबंध 1743 में जयसिंह जो राजा थे, जयपुर कह लो या उसे आमेर कह लो या उसे अलवर कह लो, तीनों के नाम एक ही हैं। तो इनमें जयपुर के जो राजा थे, आमेर के जो राजा थे, अलवर के जो राजा थे, वो राजा जयसिंह थे और जयसिंह की मृत्यु 1743 में हो जाती है। जयसिंह की मृत्यु के बाद जयसिंह के दो पुत्र थे, ईसुली सिंह और माधव सिंह, और इन दोनों में अपने उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। जयसिंह को राजा और मिर्जा की उपाधि भी दी गई थी। इन्हें राजा और मिर्जा भी कहा जाता था। मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को जहादर शाह, जो कि लेटर मुगल में है, उसने दिए थे। इस जहादर शाह को हम लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। और सवाई राजा जयसिंह की उपाधि जयसिंह को जहादर शाह के भतीजे मुगल बादशाह फर्रुखसिंह ने दी थी, जिसे कि हम घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। जयसिंह की मृत्यु 1743 में हो गई और बालाजी बाजीराव के दिमाग में यह आने लगा, क्योंकि आपस में जब भाई टकराएंगे तो वहां पर अस्थिरता पैदा होगी। इस अस्थिरता का लाभ उठाया जाए और क्यों ना जयपुर यानी अलवर यानी आमेर को मराठा राज्य में मिला लिया जाए। इसके लिए प्रयास चले। इधर
मेवाड़ का राजा जगत सिंह था और मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने बूंदी और कोटा के राजा को मिलाकर त्रिगुट बना लिया और ये त्रिगुट ने का सामना जो किया था होलकर ने, यानी यह भी मराठा सरदार था, और सिंधिया ने मिलकर किया था, जिसमें इस त्रिगुट को इन्होंने बुरी तरीके से परास्त कर दिया। जब ये त्रिगुट परास्त हो गया तो उस पीरियड में जगत सिंह जो मेवाड़ का राजा था, बूंदी का राजा और कोटा के राजा, और चूंकि इन्होंने समर्थन किया था माधव सिंह का जो कि जयसिंह का द्वितीय बेटा था, और मराठों ने समर्थन किया था ईश्वरी सिंह का जो कि जयसिंह का प्रथम पुत्र था, तो द्वितीय बेटा माधव सिंह परास्त हुआ था। और इन तीनों को यानी मेवाड़ के राजा जगत सिंह को, बूंदी के राजा को, कोटा के राजा को और माधव सिंह को जो जयसिंह का पुत्र था कठोर दंड दिया गया और गद्दी पर ईश्वरी सिंह को बिठा दिया गया। अब क्वेश्चन हमने देखा बहुत से ले सिंधिया और गायकवाड़, तो कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि इनके संबंध बताइए। तो गायकवाड़ का संबंध गुजरात से है, भोसले का संबंध नागपुर से है और सिंधिया का संबंध जो था वो ग्वालियर से है। तो ये हमने लिख दिया है कि गायकवाड़ का संबंध गुजरात से है, भोसले का संबंध नागपुर से है, सिंधिया का संबंध ग्वालियर से है। यहाँ पर सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि राजा जयसिंह के पुत्र ईश्वरी सिंह को जो मराठों ने समर्थन दिया था उसमें होलकर ने और सिंधिया ने दिया था, जैसा मैंने आपको अभी विदित कराया था। इसमें पेशवा बालाजी बाजीराव द्वितीय की कोई अहम भूमिका नहीं रही। कल हम अपने पार्ट 7 में जानने की कोशिश करेंगे कि बालाजी बाजीराव द्वितीय जिसे का संबंध जो रघुजी भोसले से कैसा रहा, और ये यहाँ पर जो मैंने बाबा शब्द लिखा है इसे देख के आप आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि मेरा ये शॉर्टकट मेरे स्वयं की लिख गई है। बालाजी का बा ले लिया है और बाजीराव का बा ले लिया है, इसलिए इसको मेरा याद रखने का तरीका है बाबा कहकर। ये किताबों में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन मेरा स्वयं का एक तरीका ऐसे मैं बाबा कहकर जानता हूँ। इस तरीके से आज हमने बालाजी बाजीराव द्वितीय के विषय में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। कल रघुजी भोसले से बालाजी बाजीराव की क्या संबंध रही, कहाँ कहाँ टकराव हुए, इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम कल पार्ट 7 पर आएंगे। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल तक के लिए जय हिंद।